दोस्तों तो बता हम बात कर रहे थे ये दूसरा वीडियो मेरा जो कि आज बल के रिलेटेड बातें करेंगे। इसमें हम बताए थे कि हमने जो ये साइंस का सिलेबस है जो इसका हम पूरी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए ताकि ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जानते हैं आज मेरा लक्ष्य फर्स्ट पॉइंट है बल यानी फोर्स के बारे में हम जानेंगे कि बल क्या होता है। बल बल जो होता है वह वायु भौतिक राशि होता है जो वस्तु की गति या आराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की प्रयास करता है। मान लिया जाए कोई वस्तु रखा हुआ है, उसे जब तक कोई पीछे से धक्का नहीं मारेगा जब तक वह गति नहीं करेगा तब तक वह विराम अवस्था में ही रह सकता है। अर्थात जो हम प्रयास करेंगे ना वही प्रयास हमारा फोर्स कहलाता है। यानी त्वरण जो होता है यह एक सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है उसके 3 महत्वपूर्ण शर्तें होते हैं। पहला, बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा, बल के कार्य करने की दिशा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ड्यूरिंग टू वर्क, यानी कार्य करने के दौरान जो दिशा ज्ञात होती है उसकी दिशा ज्ञात होनी चाहिए हमें। और नेक्स्ट मेरा है वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है, मतलब वैसा पॉइंट जहाँ से यानी फोर्स जिस पर फोर्स लगाएंगे यानी जो काम होगा वह पॉइंट हमें जानकारी होना चाहिए। बल के मात्रक, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, CGSE मात्रक होता है डाइन, FPS मात्रक होता है पाउंडल यानी पाउंडल, इसलिए F बराबर होता है MA। चूँकि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम मल्टीपल होता है 100 यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर ही होता है। इसलिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ ग्राम मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर होता है 5 डाइन। प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं। प्रकृति में द नेचर ऑफ फोर्सेस और टोटल 4, यानी कि प्रकृति में 4 बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में कोई भी यानी कोई 2 वस्तुओं के बीच मध्य यानी बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। मतलब जो ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तुओं के बीच में जो द्रव्यमान वाली वस्तु होती हैं उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल वस्तुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब यह बल जो होता है 2 वस्तुओं के बीच की जो दूरी होता है उस पर निर्भर करता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमज़ोर बल है। ये सबसे कमज़ोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में यानी नेचर में जो पाए जाने वाला बल है सबसे कमज़ोर बल ये है। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि मेरा 2 ऑब्जेक्ट हैं M1 M2 और उसके बीच का डिस्टेंस D है। तो हमने उस डिफाइन से पढ़ा था, मतलब हम डिफाइन से पता चलता है कि फोर्स को जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 2 वस्तुओं के गुणनफल के दूरी के उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती M1 इंटू M2 बाय D स्क्वायर, जहाँ समानुपाती को बराबर करने के लिए किसी कांस्टेंट लेकर हम उसको बराबर करते हैं। अर्थात F बराबर होता है G इंटू M1 N2 M2 बाय D स्क्वायर, वेयर जहाँ G जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इतने G बराबर M1 इंटू M2 बटा D स्क्वायर बराबर होता है टोटल का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है।
इस बल के माध्यम से विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जाती है। हमें पृथ्वी से बंधे रखने वाला बल है, ये जो है हम लोग को जो पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, ये ग्रेविटेशनल बल के ही कारण हम लोग पृथ्वी से बंधे रहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगना इसी बल के कारण होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना इसी बल के कारण होता है। पलायन वेग, अब जानेंगे पलायन वेग क्या है। पलायन वेग जो है वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्रों को पार कर जाती हैं, पलायन वेग कहलाती हैं। वह न्यूनतम वेग मतलब छोटा से छोटा वेग जिसमें फेंकी गई वस्तु, जो फेंका जाएगा वस्तु, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को जो पार कर जाएगी उसे ही पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात भी बराबर होता है √2GRE। RE का मान होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। चंद्रमा पर पलायन वेग जो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दुर्बल बल, दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि जो होता है न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। ये दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ यूज होता है, जब रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता है, जो जिसमें कि यूरेनियम सब जो होता है, इसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण जो मिलते हैं, इसके मध्य जो बल लगता है इसे ही कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। इस बल का परास बहुत ही कम होता है, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। इसका मतलब जो है ना, परास बहुत रेंज बहुत कम होता है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी होता है, मतलब खतरनाक होता है। इसका जो मान होता है 10⁻25 होता है। अब जानेंगे विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल यह बल दो आवेशों के मध्य लगता है। यह बल जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, यह दो आवेशों के बीच यानी कि दो क्वांटिटीज के बीच यह फोर्स लगता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसे में ये पता चलता है कि जो समान कोई भी वस्तु समान आकर्षण का होता है, मतलब समान देखने में समान होता है और उसका काम भी समान होता है, वो एक दूसरे को जो है ना समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, मतलब वो अपने आप से अट्रैक्शन करता है, मतलब वो दाएं ओर से जा रहा है, कोई बाएं ओर से जाएगा, इसी को कहते हैं। मतलब समान आवेश जो होता है एक दूसरे को विकर्षित करता है, अर्थात धक्का देता है या रिपेल करता है, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे के सामने प्रकट होता है। इसे कूलम का नियम भी कहते हैं। इस बल को कूलम का नियम भी कहते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण तथा दुर्बल नाभिक के बल से प्रभावी होता है। यह बल जो है गुरुत्वाकर्षण तथा दुर्बल नाभिक के बल से अधिक प्रभावी होता है। इसका कण होता है 10⁻36। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, यह प्रबल नाभिकीय बल, यह बल प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। यह बल जो प्रबल नाभिकीय बल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, यह प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, यानी बीच में लगता है। इस बल के कारण ही नाभिक कभी टूटता नहीं है। क्योंकि यही कारण है कि प्रबल नाभिक बल क्यों नहीं टूटता है, कि यही कारण है कि अधिक मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो लगता है, इसका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए यह नाभिक के बल में कभी टूटता है। नाभिक के बल जो होता है उस बीच वाला बल वही नहीं टूटता है। कारण यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो लगता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला जो बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मान होता है 10⁻38। बलों के प्रकार। बल, अब जानेंगे कि फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार कितने हैं। पहला तो संतुलित बल, संतुलित मतलब बैलेंसिंग फोर्स, इसके बारे में जानेंगे। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर एक साथ
कई प्रकार यानी कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन्हें संतुलित बल कहा जाते हैं। मतलब कि मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु को चारों दिशाओं से, मतलब कि कोई भी वस्तु हो, एक बड़ा सा पत्थर ले लें, बड़ा सा पत्थर को चारों दिशाओं से उसको धकेलना, 4 व्यक्ति चारों दिशाओं से धकेलना शुरू कर दे, तो उस पत्थर का जो वेट है, चारों दिशाओं से धक्का जो लगाएगा, मान लिया जाए कि कोई उत्तर से लगाता है, कोई दक्षिण से लगाता है। स्पीकर से माध्यम से जानते हैं कि कोई मान लिया जाए नॉर्थ से लगा रहा है, कोई साउथ से लगा रहा है, कोई ईस्ट से लगा रहा है, कोई वेस्ट से लगा रहा है। तो मान लिया अगर F1 धक्का लगाएगा तो वो F3 के अपोजिट लगाएगा, F2 जो लगाएगा वो F4 के अपोजिट लगाएगा। लेकिन इस वस्तु का कार्य तो होगा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक वही रुका रहेगा। इधर से फोर्स लगाएगा तो वो इधर से लगाएगा, वो इधर से लगाएगा तो वो इधर से लगाएगा, तो उसका काम तो वही रह गया ना, वहाँ की वही रह जाता है। इसीलिए इसका फोर्स जीरो होता है, मतलब परिणाम जो होता है कुछ नहीं निकलता है, जीरो होता है। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड फोर्स जीरो होता है। अतः इसे संतुलित बल इससे स्पष्ट होता है। इस अवस्था में वस्तु की गति नहीं करती है, मतलब यही कारण है कि वस्तु गति नहीं करता है। मान लिया जाए इस फिगर के माध्यम से F1 F2 F3 F4 चारों बल लगा रहा है एक दूसरे के विपरीत, इसलिए इसका परिणामी बल जीरो हो गया। अब आगे जानते हैं असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। अभी फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि F1 F3 के अपोजिट लगा रहा है, अब इसमें उल्टा करते हैं, F1 F3 दोनों एक ही दिशा में लगा रहा है, F2 F4 जो है वो F1 F3 के ही दिशा में फोर्स लगाएगा, तो उसका मान, तो वह गति करने लगेगा वस्तु, वह ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है स्क्वायर, वह गति करने लगेगा। इसलिए इसका मान जो है मैग्नीट्यूड जो होगा जीरो नहीं होके मतलब इंक्रीजिंग होगा। इस स्थिति में ही हम असंतुलित बल कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु गति करने लगते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब चारों व्यक्ति एक पत्थर को एक ही साइड से दूसरी दिशा में लगा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रूप से गति करने लगेंगे, क्योंकि उस पर एक ही दिशा में फोर्स लगा रहा है, इसलिए वह वस्तु गति करने लगता है। अब जानेंगे घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? वह बल जो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है। मान लिया जाए कि कोई दो वस्तुओं के बीच जो कोई वस्तु गति कर रहा है, तो मान लिया जाए कि कोई वस्तु नॉर्थ साइड से गति करते हुए आ रहा है साउथ मतलब कि हाँ साउथ की तरफ। ये फोर्स जो क्या करता है, साउथ की तरफ से ही नॉर्थ की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। इस स्थिति में वह वस्तु ऑटोमेटिक रूप से रुक जाएगी। इसीलिए इसे घर्षण फोर्स कहते हैं। घर्षण ये जब गति को ही विरोध कर देता है तो यह बल, इसी के कारण इस बल को घर्षण बल रखा गया है। वह बल जो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है। इस पॉइंट से स्पष्ट होता है कि क्यों होता है, क्यों विरोध करता है। तो यही कारण था कि जब कोई भी वस्तु नॉर्थ साइड से जब साउथ साइड की ओर गति करते हुए जाएगा, वही घर्षण बल जो है साउथ तरफ से ही नॉर्थ साइड की तरफ जब ये अपना फोर्स लगाता है तो वह वस्तु जो गति करता था वह रुक जाएगी, क्योंकि यह घर्षण बल जो उस जगह लगा, इसलिए वह वहाँ रुक जाएगी। अब जानेंगे घर्षण बल सदैव गति के दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल, इससे हम तो जानिए कि घर्षण बल जो लगता है हमेशा जो गति करता है उसके विपरीत दिशा में ही लगता है। अब जानते हैं कि यह बल वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकनी सतह वाली वस्तुओं में घर्षण बल कम लगता है तथा खुरदरी वाली वस्तुओं में अधिक लगता है। अब एक पॉइंट ये आता है कि घर्षण बल जो है चिकनी वाली सतह पे जो है ना, जहाँ चिकनापन रहता है, जैसे कि मान लिया जाए फर्श पर बहुत कम बल लगता है।
चूँकि उस टाइल्स वगैरह सब पे मान लिया जाए कि वो कितना सॉफ्ट है, वो चिकनी सतह है, उस जगह पर जो है फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। वही लिया जाए कि खेत सब में जो खुरदरापन जगह है उस जगह फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। अब जानेंगे घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी सीमांत घर्षण, यह बल दो स्थिर वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। तो हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ रहे थे अभी। सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यह बल दो स्थिर वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। यह बल जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है यह बल उस समय कार्य करता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है यह बल उस जगह कार्य करता है जहाँ पर एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु की सतह यानी कि किनारा पर जो काम करता है वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी लोटनी घर्षण क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लौटती है तो यह बल कार्य करता है। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कब कार्य करता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लौटते हुए कार्य करती है तो उस स्थिति को रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उस स्थिति में रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एक समान सतह के लिए सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, एक समान सतह के लिए सेम फेज के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स सदैव लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है। यानी जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स के से सदैव अधिक रहता है। इसीलिए मशीनों में कल पुर्जों को नष्ट होने से बचाने के लिए इसीलिए मशीनों में कल पुर्जों को नष्ट होने से बचाने के लिए इस बल का यानी बॉल वायरिंग जो उस नष्ट होने से बचाने के लिए बॉल वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के कल पुर्जों को इस बल से बचाने के लिए स्नेहक भी प्रयोग में लिए जाते हैं। 20% हीट चलना और दौड़ाना यानी सर्स, और उत्प्लावन या उत्क्षेप यानी बाउंट या अपथ्रेस्ट। उत्प्लावकता बाउंसी, किसी उत्प्लावकता के बारे में जानना चाहेंगे। अब जानेंगे किसी भी द्रव का वह गुण जिसके द्वारा उसमें डुबोई गई वस्तु ऊपर की ओर एक बल का आभास करती है, इमेजिन करती हैं, उसे उत्प्लावकता कहते हैं। यह ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहलाता है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात वस्तु का भार जो नीचे की ओर लगता है अर्थात कार्य करता है। दूसरा द्रव द्वारा लगा उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है। अब जानते हैं वस्तु का भार जो होता है उत्प्लावन बल, वस्तु डूब जाएगी, मतलब वस्तु कब डूब जाएगी, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होगा तो आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल का भार जो होता है दोनों बराबर हो जाएगा तो पूर्णतः डूब कर तैरेगी। अब जानेंगे एक आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या अपना सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम जानेंगे। द्रव में डुबोई हुई वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करती है उनका भार उस वस्तु पर लगने वाले बल उत्प्लावन बल के समान होता है। इन्होंने कहा था कि द्रव में कोई भी वस्तु अगर जितने द्रव को विस्थापित करती है तो उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले भार जो होता है उत्प्लावन बल के समान होगा। हाइड्रोमीटर द्रव का यंत्र है।
मान लो ये द्रव का यंत्र जो है, सॉरी हाइड्रोमीटर जो है, यह द्रव का यंत्र है। घनत्व मापन है, ये घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। अपेक्षित घनत्व इस पर आधारित है। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंटीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल सेंटीपेटल फोर्स के बारे में जानेंगे। जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इस बल का मान F बराबर जो होता है F = mv²/r होता है। इस बल का शॉर्ट फार्मूला जो होता है F बराबर होता है F = mv²/r। ये जो होता है घुमावदार रोड बाहर की तरफ से नीचे इसी बल के सिद्धांत पर रखे जाते हैं। जहाँ बड़ा बड़ा रोड बनता है घुमावदार, इसी बल के सिद्धांत पर रखे जाते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, जो अभिकेंद्रीय बल है। हमारा जो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, जो एक अभिकेंद्रीय बल है। अब जानेंगे अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस पर बल बाहर की तरफ बल जो लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अर्थात जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस बल पर बाहर की तरफ बल लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक आभासी बल यानी पिसीडो फोर्स है। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ होना इसी बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। और हम व्यवहारिक रूप में जो यूज़ करते हैं, जैसे कि दूध से क्रीम अलग करने की मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से जो क्रीम निकाला जाता है डेयरी सब पे, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही वो दूध से क्रीम निकाल पाते हैं। अब जानेंगे सहसंयोजक बल, कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ, इसके बारे में जानेंगे सहसंयोजक बल क्या है। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजक फोर्स कहलाता है। इसका उपयोग पृष्ठ तनाव इसी बल पर आधारित है। मतलब यह जो है पृष्ठ तनाव इसी बल पर आधारित है। सहसंयोजक फोर्स पर पृष्ठ तनाव आधारित है। आसंजक यानी एडहेसिव फोर्स क्या है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक फोर्स कहलाता है। मतलब विभिन्न पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ, बहुत से पदार्थ हैं, उसके जो बीच में लगता है वो आसंजक फोर्स कहलाता है, यानी कि एडहेसिव फोर्स कहलाता है। अब ग्रेविटी यानी गुरुत्व क्या है। गुरुत्व के बारे में यानी ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। वह बल जिससे पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। मतलब ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का क्या कार्य है कि वो जो है सारी वस्तुओं को जो अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी केंद्र की ओर समेट उमट के ला लेती है, ग्रेविटी कहलाता है। इस बल से उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इससे बल से जो त्वरण निकलता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्व जनित त्वरण होती है पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होती है। जी के मान में परिवर्तन, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, यानी पोल पर जो होता है जी का मान होता है बहुत ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा जो हमारा
हमारे इंडिया के नक्शे में होता है, मतलब मान लिया जाए कि ग्लोब पर जो होता है, ग्लोब पर विषुवत रेखा, वो वहाँ पर जी का मान जो होता है बहुत न्यूनतम होता है। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर जी के मान में कमी होता है, कमी आती है। मतलब पृथ्वी से जो अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं और पृथ्वी के ज़्यादा नीचे जाने पर जो छोटी जी का जो मान होता है बहुत कम होता है, मतलब कमते जाता है। चौथा पॉइंट है जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर घटता है तथा इसके घटने पर बढ़ता है। मतलब जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर घटता है तथा इसके घटने पर बढ़ता है। ये जी का मान कब बढ़ता है? जब पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो अगर तेजी से बढ़ने लगता है तो इस जी का मान घटता है। अगर यह पृथ्वी का घूर्णन गति है, यह गति जब कमेगा तो छोटी जी का मान बहुत ज़्यादा होगा, नहीं बढ़ते जाएगा। अब जानेंगे केपलर के ग्रहों की गति के नियम के बारे में। केपलर के ग्रहों की गति के नियम, कक्षाओं का नियम जो है, मतलब वो जो होता है पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 ग्रुप 2 केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे, कक्षा 1 मतलब कक्षा एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप, एफ ग्रुप, ये और हमारे जो ग्रेविटी के अंदर मतलब सोलर सिस्टम में जो होता है इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में, जैसे कि कक्षाओं का नियम। पहला पॉइंट, कक्षाओं का नियम। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं जिसके किसी एक फोकस पर सदैव सूर्य विद्यमान रहता है। ये जो मुख्य रूप से ग्रह सूर्य के चारों ओर जो एक दीर्घवृत्ताकार बहुत बड़ा पथ जो है उसमें गति करते हैं, जिसके कारण किसी एक का फोकस सदैव पर सूर्य पर विद्यमान रहता है। मतलब किसी एक का फोकस किसी एक पर फोकस करता है और वह सूर्य पर विद्यमान रहता है, मतलब उसी पर आधारित रहता है। अब जानेंगे दूसरा पॉइंट, क्षेत्रीय वेग का नियम या क्षेत्र का नियम। ये जानेंगे हम कि क्या होता है। जब सूर्य को ग्रह की स्थिति से एक रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है तो यह रेखा समान अंतराल में समान दूरी तय करता है। जब सूर्य ग्रह की स्थिति से एक रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है तो यह रेखा जो है समान अंतराल में समान दूरी तय करता है। अब तीसरा पॉइंट है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम जो है इसके बारे में जानेंगे। यदि किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में टी समय लगता है तो टी स्क्वायर जो होता है टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब का होता है, जहाँ ए जो होता है उस दीर्घवृत्ताकार का अर्ध दीर्घ अक्ष है जिसमें ग्रह गति करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वह ग्रह जिस पर जी मैक्सिमम, मतलब जी का मान मैक्सिमम है, जुपिटर है। सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब जी का मान जो बहुत ज़्यादा होता है ग्रह के मामले में वो जुपिटर ग्रह है। वहाँ पर इसका मान होता है 23.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वह ग्रह जिस पर जी का मान मिनिमम होता है वो प्लूटो यानी वरुण कहते हैं जिसे, उस पर होता है 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आगे पढ़ेंगे कार्य, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कार्य क्या है, कार्य के बारे में जानेंगे, कार्य क्या है। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग द वीडियो। अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, वरना तो आप जानते ही हैं डिसलाइक देना आपका काम है, लाइक करना आपका काम है। हाँ, अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट्स हो तो हमसे पूछना ज़रूर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।